Hello, my name is Smriti and I have secured 25th rank in 31st Bihar Judicial Service. This was my first attempt. I am from Patna and I have done my LLB from Chanakya National Law University in 2019 and I have completed my masters from Department of Law, Patna University. My father is a LIC agent and my mother is a housemaker, and my sister qualified the 30th Bihar Judicial Service and currently she is posted as जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब जब हम बिहार जुडिशरी सर्विसेज के सिलेबस को देखते हैं तो वी फाइंड कि यहाँ की बिहार जुडिशल सर्विस की सिलेबस अदर स्टेट जुडिशल सर्विस से काफ़ी अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जीके जीएस को काफ़ी वेटेज दिया गया है। लाइक प्रीलिम्स में जीके इज़ फॉर 100 मार्क्स and in mains it consists of 250 marks जिसमें 100 marks is for GS and 150 is for GK। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अनलाइक अदर स्टेट जुडिशियल सर्विसेज जहाँ पे पेपर्स कंपलसरी होते हैं, बिहार जुडिशियल सर्विसेज आपको स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उन सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल पेपर चूज़ करें जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो। यहाँ 5 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं जिनमें से आपको 3 ऑप्शनल पेपर चूज़ करने होते हैं। ऑप्शनल पेपर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, इक्विटी, एसआरए, ट्रस्ट, कमर्शियल लॉ, हिंदू मुस्लिम लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। मेरा ऑप्शनल पेपर था कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, इक्विटी, एसआरए, ट्रस्ट एंड कमर्शियल लॉ। एक बात आपको याद रखनी है कि जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आप मेंस की प्रिपरेशन हमेशा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से पहले करते हैं, क्योंकि मेंस में आपको बहुत कम टाइम मिलता है। इसके अलावा आप मेंस के ऑप्शनल पेपर को चूज़ करके अपनी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। लोग इट्स अ पॉपुलर ओपिनियन कहते हैं कि जिस सब्जेक्ट्स में मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो स्टूडेंट्स वो चूज़ करते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाले ऑप्शनल पेपर्स चूज़ करें, क्योंकि मेंस के पर्पज़ से आपको इलेबोरेट स्टडी करनी होती है और आप उन सब्जेक्ट्स में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे जिनमें आपका रुझान है। तो इसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चूज़ किया था, क्योंकि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था और मैंने मास्टर्स में इसी में किया है। और इसके अलावा ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये 35 to 40 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं और इंटरव्यू में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके ऑप्शनल पेपर आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे, तो जब आप ऑप्शनल पेपर चुनें मेंस के लिए तो आप क्योंकि उन पेपर्स की डीप स्टडी करते हैं, तो जब आप उनकी डीप स्टडी करेंगे तो आपके 70% आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो आप उन एरियाज़ पे जो आपके ऑप्शनल पेपर है उन पे ज़्यादा फोकस करें और उनको ज़्यादा टाइम दें। हालांकि प्रीलिम्स में 18 सब्जेक्ट्स हैं और सारे सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट है। उन सारे सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज किया गया है मार्क्स पे, तो उसके बेसिस पे आप उन पे ध्यान दें। हालांकि किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक एक मार्क्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर मेजर पोर्शन है उसे आप ज़रूर कवर करें। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 35 to 40 मार्क्स, देन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ फॉर 20 मार्क्स एंड लाइकवाइज दस अदर सब्जेक्ट। ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स से आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको किस एरिया पे आपको ध्यान देना है। नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी ऑफ दिस एग्ज़ाम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माई मेंटर किशोर प्रसाद सर, who guided me throughout this journey. He inspired me and motivated me throughout the journey. और उनकी स्टडी से मुझे काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली है, तो आई दिस अ बिग थैंक्स फॉर माय मेंटर किशोर प्रसाद सर। अब एग्ज़ाम्स पे आते हैं। तो इस एग्ज़ाम की 3 स्टेज है। फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम विच इज़ कंसिस्ट ऑफ 250 मार्क्स, 100 मार्क्स इज़ फॉर GK GS एंड 150 मार्क्स इज़ फॉर लॉ। Second is mains examination, which consists of 850 marks. 250 marks is for GK GS and 600 marks is for law papers. और third है हमारा interview, which consists of 100 marks. Now coming to the preliminary examination. preliminary examination के लिए मेरे sources रहे हैं
फॉर लॉ पेपर्स बेयर एक्ट्स, मेरे मेंटर्स के नोट, और इसके अलावा आपको एक स्टैंडर्ड बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वी.एन. शुक्ला हो गई, एविडेंस के लिए रतन धीरज लाल हो गई। तो आपको एक स्टैंडर्ड बुक रेफ़र करें ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं आते हैं, दे आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑल्सो। उसके अलावा अगर जब आपने बेयर सब कुछ पढ़ लिया हो तो आप MCQ ज़रूर सॉल्व करें। आप जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद होगी। मैंने इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिंगल्स के सॉल्व किए थे। उसमें सारे स्टेट के, मतलब अपार्ट फ्रॉम बिहार जुडिशियल सर्विस, अदर स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे जिनके सब्जेक्ट्स सिमिलर थे। तो इससे आपको क्या होता है कि आप बिहार जुडिशियल सर्विसेज के तो क्वेश्चन आप बनाते ही हो, और आपको आइडिया लगता है कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, किस एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस एरिया पे कम फोकस करना है। और इससे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का भी पता चलता है, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर आते हैं और उस एरिया को आप अच्छे से कवर कर पाते हो। इसके अलावा मैंने अदर स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के भी आंसर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। उससे एक फ़ायदा होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ नहीं आए हों वो आपको पता चलता है, और वो हो सकता है रिपीट भी हो यहाँ। मैंने यूजुअली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज के क्वेश्चंस वो 2-4 बार सॉल्व करते हैं, लेकिन अदर स्टेट सर्विसेज के आप उतना सॉल्व नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम या जो भी। तो इसके लिए मैंने ये किया था कि मैंने एक नोटबुक रखी थी, और वो क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगे, जो दूसरे स्टेट सर्विसेज में आ चुके थे, उनको मैंने नोट डाउन किया था। इससे टाइम भी आपको कम लगता है, और आप वन गो में आप जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो आप देख सकते हो, और आपको ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलेगी कि और कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं उस सब्जेक्ट से। तो प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहूँगी कि आप MCQs काफ़ी सॉल्व करें, जितना हो सके आप MCQs सॉल्व करें, याद करें, बेयर एक्ट आप पढ़ते रहें, और आपका कोई भी जो भी आपके नोट्स हो, स्टडी मटेरियल हो, उसको आप रिवाइज़ करते रहें। ये वो लॉ पेपर्स के लिए। मैं पहले लॉ पेपर्स के लिए कंप्लीट करूँगी स्ट्रैटेजी, उसके बाद मैं आपको GK और GS के लिए बताऊँगी। सेकेंड हो गया मेंस का एग्ज़ामिनेशन। लॉ पेपर्स में कंसिस्ट ऑफ 600 मार्क्स। तो लॉ पेपर्स में आपके एक कंपलसरी पेपर होता है CRPC, CPC, एविडेंस आर्बिट्रेशन की, और 3 आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो मेंस के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि मेंस एक्चुअली इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में होगा या नहीं होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेंस की मेंस में काफ़ी मार्क्स है। 600 मार्क्स इज़ फॉर मेन, लाइक टोटल 850 मार्क्स इज़ फॉर मेंस एंड 100 मार्क्स इज़ फॉर इंटरव्यू। कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट्स मेंस का कट ऑफ क्लियर कर देते हैं, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मेंस पे बहुत फोकस करें। अगर आपके मार्क्स मेंस में अच्छे हैं तो इवन आपके इंटरव्यू में अगर थोड़े कम भी आते हैं तो वो मेकअप हो जाता है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम सिक्योर होता है। तो इसीलिए मेंस के लिए आप बहुत हार्ड वर्क करें, क्योंकि इसमें इलेबोरेट स्टडी करनी होती है, आंसर राइटिंग प्रिपेयर करना होता है। तो अब मैं बताती हूँ कि आप मेंस के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, जो मैंने अपनाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंस के लिए मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस 10 to 15 ईयर्स के जो भी मुझे बिहार जुडिशियल सर्विसेज के मिले, मैंने उन्हें सब्जेक्ट वाइज कॉपी में नोट डाउन किया। इससे आपको पता चलेगा कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंस के क्वेश्चंस काफ़ी कन्फाइंड होते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं हर सब्जेक्ट्स में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे CRPC में आपको मोस्टली बेल से क्वेश्चन होंगे, अरेस्ट से क्वेश्चन होंगे,
या फिर मेंटेनेंस से क्वेश्चन होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में सिमिलरली आपको आर्टिकल से क्वेश्चन होंगे 14, 19, 21 से। देन आपको आर्टिकल 310 से क्वेश्चन होंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाता है कि कितना आपको पढ़ना है, इसके कितना आपको पढ़ना है उसमें। मेंस के आपने प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन नोट डाउन किए, आप उनके आंसर्स प्रिपेयर करें और आप देखेंगे कि मतलब सिमिलर प्रोविज़न से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक मॉडल आंसर प्रिपेयर करें जिसमें आप हर एस्पेक्ट को कवर करें। इससे आपको ये होगा कि आपको हर टॉपिक के हर एस्पेक्ट के लिए अलग अलग आंसर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका एक स्टैंडर्ड आंसर होगा जिसको आप काफ़ी रिवाइज़ करें। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ मेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। आपके पास 3 घंटे होते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने को। अब मैं आना चाहूँगी कि हाउ टू राइट, आपकी राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी आंसर के लिए। जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है वो डायरेक्ट मेरे मेंटर ने सिखाया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोविज़न। तो इसलिए मैं पहले जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट लिखती हूँ, उसके बाद प्रोविज़न, उसके इंग्रेडिएंट्स, देन एक्सप्लेन दैट प्रोविज़न। उसके बाद आप उसे अपना आंसर केस लॉज से इन्हांस कर सकते हो। एंड अपडेटेड एंड लेटेस्ट जजमेंट जो होते हैं वो एड ऑन होते हैं, एड ऑन पॉइंट्स होते हैं आपके आंसर्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ। तो आप इंट्रोडक्शन में आप ये दे सकते हो कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उसके बाद आप इसके इंग्रेडिएंट्स लिखें, उसको एक्सप्लेन करें। कोई फेमस केस लॉ है तो वो ऐड करें। आप अपने आंसर को केस लॉ से इन्हांस कर सकते हैं और इसके अलावा आप एक कंपैरिजन भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने आंसर में, लाइक इंडियन लॉ में करंट सिनेरियो क्या है, स्टेटस क्या है इस प्रोविज़न का, और इंग्लिश लॉ में क्या है। तो ये आपके आंसर्स को काफ़ी अच्छा बनाता है। इसके अलावा आप कंक्लूज़न ज़रूर लिखें अपने आंसर में और आप कोशिश करें कि हर एस्पेक्ट को आप कवर करें, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर प्रिपेयर करने होते हैं। तो आप कंटेंट थोड़ा समराइज्ड वे में भी लिखें, और अगर द रिक्वायरमेंट है कि 15 मार्क्स के ऐसे हैं, थोड़ा एलोबरेट वे में लिखें। तो इट डिपेंड ऑन मार्क्स। सेकेंड थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, क्योंकि कंटेंट मोर और लेस सिमिलर होते हैं, मतलब मोर और लेस सिमिलर होते हैं स्टूडेंट्स के, बट आपके आंसर्स को स्कोरिंग आपका प्रेजेंटेशन बनाता है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने अप्लाई की थी। लाइक जब आप कोई भी आंसर लिखें तो आप चाहे पैराग्राफ्स में लिखें या उसे बुलेट पॉइंट्स में लिखें, पर आप जो भी लिखें आप उसे हेडिंग और सब हेडिंग में डिवाइड कर दें। लाइक इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन, फिर प्रोविज़न, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एक हेडिंग दे दें। उसके बाद कंपैरिजन, ठीक है। तो जब आप हेडिंग सब हेडिंग में डिवाइड करेंगे तो वो एग्जामिनर के लिए इजी होगा टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या क्या कंटेंट डाला है उस आंसर में, क्योंकि एग्जामिनर आपके सारे आंसर्स को बहुत अच्छे से रीड नहीं करता है, मतलब नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप अपने आंसर को विजिबल बनाते हैं तो इट्स मोर इजी फॉर हिम और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा आप अपने आंसर्स में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करें, आप उसे हाईलाइट करें, उसको ब्लॉक लेटर्स में लिखें। लाइक अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं तो ब्लॉक लेटर्स में लिखें, और अगर आप केस लॉज लिख रहे हैं तो उसे ब्लॉक में लिखें, अंडरलाइन करें, कोई साइटेशन आप ऐड कर दें। और अगर आप लीगल मैक्सिम्स ऐड करते हैं तो वो भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपने मेंस के प्रिपरेशन के लिए फ़ॉलो की थी, एंड आई स्कोर्ड 95 मार्क्स इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, 95 इन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, एंड 94 इन CRPC एविडेंस पेपर। सो
मेंस के लिए आपको प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप एक पैरा में बहुत कुछ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, फिर भी उनके मार्क्स कम आते हैं। तो इट्स बिकॉज वो प्रेजेंट नहीं करते उतने अच्छे से। सो द मोर यू मेक योर आंसर विजिबल टू द एग्जामिनर, द मोर यू विल गेट मार्क्स। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ये कि आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें मेंस के लिए। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ की टू द गुड मार्क्स। ये इसलिए क्योंकि जब आप जैसे हम सोचते हैं कि हम मल्टीपल रिवीजन कर लेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, लेकिन जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो ऑल्दो वो ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस से आपको बहुत क्लैरिटी आती है कि आपको क्या लिखना है, कितने टाइम में लिखना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कितने मार्क्स के लिए आपको कितने कंटेंट डालने हैं। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आपके पास टाइम नहीं रहता है एग्ज़ाम में, आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं उसके लिए। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और वो आपको सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस से ही आती है। राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपके पास टाइम तो कम होता है एग्ज़ाम में, तो योर आंसर शुड बी ऑन योर टिप्स, और राइटिंग प्रैक्टिस से ये आपको आंसर्स बहुत अच्छे से याद होते हैं। उसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर भी राइटिंग प्रैक्टिस से काफ़ी इन्हांस होते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम में अच्छी लैंग्वेज में आंसर लिख पाते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है, इस कारण लोग नर्वस हो जाते हैं और आंसर्स में कंटेंट तो डालते हैं बट बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस से आपको यही आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, आपको आंसर्स अच्छे से याद रहते हैं और आप उसको अच्छे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स फॉर द मेंस प्रिपरेशंस। मेंस प्रिपरेशन के लिए मेरे सोर्सेज रहे हैं बेरैक, मेरे मेंटर के नोट, मेरे मेंटर किशोर प्रसाद सर के नोट्स, और कोई एक स्टैंडर्ड बुक लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने वी एन शुक्ला रेफ़र किया था। एक्चुअली बुक रेफ़र आप करो, आप बुक से आप केस लॉज इंक्लूड कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो, और एक अपडेटेड जजमेंट्स जो भी हैं, जो भी लेटेस्ट जजमेंट हैं, आप उसे अपने आंसर्स में ज़रूर ऐड करें। तो मेरे मेंस के लिए ये सोर्सेज रहे हैं। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के लिए आई वुड लाइक टू थैंक यू माय मेंटर अनिल सर, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया है इसके लिए। तो जनरल जीके और जीएस के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये रही है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए मैंने हिंदी लूसेंट को फॉलो किया था, क्योंकि इसमें इंग्लिश लूसेंट से ज़्यादा कंटेंट है, और साइंस के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए मैंने इंग्लिश लूसेंट फॉलो किया है। जब आप जीके की प्रीलिम्स की बात करते हैं तो अराउंड 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, 15 ज्योग्राफी से आते हैं, रेस्ट साइंस, और फिर करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए टू गेट गुड मार्क्स। तो मैंने हिस्ट्री में हिंदी लूसेंट के अलावा मैंने घटना चक्र भी सॉल्व किया है, क्योंकि उसमें काफ़ी पास्ट के क्वेश्चंस होते हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद भी हो जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब इन सब्जेक्ट्स को आपको बहुत क्रैमिंग करनी होती है, आप भूल जाते हो। मतलब कहते भी हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को पढ़ा दिन को सफ़ा। तो इसलिए आप हिस्ट्री, मतलब आप इन जीके की आप बहुत ज़्यादा आप रिवीजन करें। इसके लिए मतलब जैसे आई हैव नेवर बीन गुड इन सेल्फ स्टडी, मैंने हमेशा ग्रुप स्टडी ही की है, क्योंकि ये मतलब सबके अलग अलग है, पर मुझे ग्रुप स्टडी से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो जीके के लिए मैंने स्पेशली अपनी फ्रेंड्स से के साथ ग्रुप स्टडी किया है। तो मेरे टाइम तो कोरोना टाइम था, तो मतलब हम लोग घर पे नहीं जा पाते थे, तो हम कॉल से ही हम एक टाइम फिक्स करते थे और उस टाइम पे हम वो टॉपिक पढ़कर आते थे एंड वी यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आंसर सुन रहे हैं, इससे आपको ज़्यादा याद होता है। और कभी कभी ये भी होता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, तो लेकिन जस्ट एक सामने वाला क्योंकि कुछ याद करके आया है, तो आपको सिर्फ अगर कुछ क्वेश्चन भी पूछना है तो उससे ये होता है कि वो चीज़ें आपको भी याद होती है और आप भी पढ़ लेते हो साथ में।
तो ग्रुप स्टडी बहुत हेल्पफुल रही है मेरी लाइफ में। इसके अलावा जब हम मेंस की प्रिपरेशन के लिए आते हैं जीके जीएस के लिए, तो इसके लिए भी मैंने हिंदी लूसेंट, वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए, और इंग्लिश लूसेंट साइंस के लिए फ़ॉलो किया है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने प्रतियोगिता दर्पण मंथली और एनुअली फ़ॉलो किया है। उसके अलावा कुछ मैगज़ीन्स लाइक स्पीडी मैंने फ़ॉलो किया है, क्योंकि उसमें अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब काफ़ी अच्छे से दिए होते हैं। उसके अलावा आप कुछ ऑनलाइन सोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जीके टुडे ऐप, ये सब मैंने फ़ॉलो किया है। मेंस में जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं, वन वर्ड भी आते हैं, और शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर बनाएं, और उसमें आपको क्लियर होगा कि स्टैटिक पोर्शन से वन लाइनर, वन वर्ड और शॉर्ट नोट्स भी किस किस पॉइंट्स पे आते हैं। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो, यू क्लियर द कट ऑफ मार्क, तो यू गो फॉर द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू सिर्फ 100 मार्क्स का होता है, पर इसमें 35 क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। अगर आपने 35 अचीव नहीं किया तो यू आर आउट ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इंटरव्यू है वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, क्योंकि आपकी नॉलेज टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस में हो चुकी है। तो यहाँ जो जजेस होते हैं और अकेडमिशियन होते हैं, वो आपके पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। दे विल पुट मैनी क्वेश्चंस टू यू। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको आएंगे, कुछ के आपको नहीं आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। यू हैव टू मेंटेन योर कूल, पेशेंस आपको रखना है, और जस्ट बी काम। कुछ क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको नहीं आते हैं तो आप पोलाइटली आप सॉरी सर कह दीजिए, क्योंकि रॉन्ग आंसर्स आपके लिए एडवर्स होता है, वो आपसे के नेगेटिव जा सकता है। लेकिन सॉरी सर सेफ है, क्योंकि एक टाइम पे कैंडिडेट को हर क्वेश्चंस याद नहीं रहता, हर क्वेश्चन के आंसर्स याद नहीं होते हैं। इसके अलावा डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद द बेंच, पोलाइटली आंसर करें। आप अपना कंडक्ट काफ़ी अच्छा रखें, रिस्पेक्ट शो करें, आपके कंडक्ट से रिस्पेक्ट शो होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होती है कि टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि बिहार जुडिशल सर्विस की सिलेबस बहुत बल्कि है। अपार्ट फ्रॉम लॉ पेपर्स, आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के भी सिलेबस काफ़ी होते हैं। तो ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है कि दोनों चीज़ों को कैसे आप साथ में रखें, क्योंकि अगर कुछ दिन जीके को अलॉट कर देते हो, फिर कुछ दिन लॉ, तो ये होता है कि आप भूल जाते हो। एंड ये कहते भी है कि लॉ इज़ अ जेलस मिस्ट्रेस, तो यू हैव टू कीप रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट्स। तो मैंने इसलिए अपने टाइम शेड्यूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है उसमें आप काफ़ी फ्रेश होते हो और आपकी मेमोरी आप ज़्यादा ग्रास्प कर पाते हो। तो मैं सुबह में उठती थी, मैं सुबह 5 से 7 बजे तक मैं जीके और जीएस रिवाइज करती थी। उसके बाद मैं 1 घंटा अपनी जो सब्जेक्ट्स मैंने रात में लॉ पेपर्स पढ़े हैं, मैं उसे रिवाइज़ करती थी। सिमिलरली फिर मैं आफ्टरनून में 3 आवर्स निकालती थी लॉ पेपर्स के लिए, और देन इवनिंग में पहले लॉ पेपर्स आप याद कर ले, कंप्लीट कर ले, और उसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। और आप ये ध्यान रखें कि जब आप लॉ पेपर्स एक आपने कंप्लीट कर लिया हो, दूसरा आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पहले वाले को पूरी तरीके से छोड़ के आगे ना बढ़ें। आप न्यू सब्जेक्ट्स को याद करते रहें, लेकिन पुराने जो पहले जो आपने सब्जेक्ट्स लिया था उसके कुछ क्वेश्चंस आप रोज़ रिवाइज़ करते रहें। इस तरीके से आप नए अपने सब्जेक्ट्स भी याद कर पाएंगे, साथ ही साथ पुराने वाले आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको मल्टीपल रिविजन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस एग्ज़ाम। तो मैंने टाइम ऐसे ही डिवाइड किया, सुबह का टाइम जीके जीएस के लिए, दोपहर का टाइम मैंने लॉ पेपर्स के लिए रखा था, और शाम का टाइम लॉ पेपर्स और
राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। एंड देन मैं ये कहूँगी कि बिहार जुडिशल सर्विस के लिए आपको 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। नो वन इज़ बॉर्न जीनियस, ठीक है, इट्स द हार्ड वर्क दैट मेक्स देम जीनियस। तो आप खुद पे विश्वास करें, हार्ड वर्क करें, हैव डिटर्मिनेशन, हैव पेशेंस एंड यू विल अचीव सक्सेस फॉर श्योर। सेकेंड जो चीज़ है कि आप इस एग्ज़ाम में कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इट टेक्स अराउंड 1.5 to 2 years। तो ऐसा होता है कि काफ़ी डिले होता है एग्ज़ाम में, इस कारण स्टूडेंट्स भी लेथार्जिक हो जाते हैं और वो पढ़ाई आपका रिदम टूट जाता है। तो आप ये ना करें, आप थोड़ी थोड़ी भी पढ़ाई आप ज़रूर करते रहें। आप कंसिस्टेंट रहें अपने स्टडीज़ में, आप अपने सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करते रहें बार बार। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप स्टडी करें। तो इससे ये होगा कि नोटिफिकेशन क्योंकि कभी भी आ जाती है, आपको पता नहीं होता है, आपको लगता है ठीक है अभी नहीं हो रहा है, काफ़ी लेट हो रहा है, मे बी नोटिफिकेशन बाद में आएगा, पर ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन आता है और आपके पास बहुत कम टाइम होता है। तो इट्स बेटर कि आप कंसिस्टेंट स्टडीज़ करते रहें और आप हमेशा रेडी रहें इस एग्ज़ाम के लिए। एंड सो डोंट बी डिसहर्टन बाय डिले, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट जस्ट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज बट योर पेशेंस, योर कामनेस ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाट मेक यू अ जुडिशियल ऑफिसर। तीसरी चीज़ ये है कि दिस एग्ज़ामिनेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रैमिंग। आपको चीज़ें बहुत याद करनी होती हैं, इसलिए आप हर सब्जेक्ट्स की बहुत मल्टीपल रिवीजन कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। लाइक आपके अगर फ्रेंड्स हैं जो हमेशा निगेटिव बातें करते रहते हैं कि नहीं हो पाएगा या फिर मैं बहुत पैनिक कर रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है आपको भी इफ़ेक्ट होता है। तो एग्ज़ाम टाइम में आप कोशिश करें कि आप अलग पढ़ें, आप ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें, डोंट इंडल्ज इन सच थिंग्स, और आपका फोकस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और आपका गोल होना चाहिए। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक माय फैमिली, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, कि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है इसमें सिर्फ आपका स्टूडेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम नहीं होता, ये पूरी फैमिली का एग्ज़ाम होता है। दे हेल्प यू इन एवरी वे, वो आपके हेल्थ का ख्याल रखते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। सो बी थैंकफुल टू योर फैमिलीज़ एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई मेंटर किशोर प्रसाद सर एंड अनिल सर हु हैज़ गाइडेड मी, जिन्होंने मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी, देन हाउ टू गो अबाउट दिस एग्ज़ाम, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आई एम थैंकफुल टू DKT फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म कि मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर कर पा रही हूँ, और आई होप ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू।